हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस मार्केट। फाइनेंस मार्केट यानी वित्त बाजार, ये दो प्रकार की होती है। एक होती मॉनेटरी मार्केट और एक होती कैपिटल मार्केट। मॉनेटरी मार्केट को बोलते हैं हिंदी में मुद्रा बाजार और कैपिटल मार्केट को हिंदी में बोलते हैं पूंजी बाजार। और जो मॉनेटरी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, यानी कम समय के लिए, एक साल से कम समय के लिए मार्केट होती है ये। और ये जो होता है लॉन्ग पूंजी बाजार जो होता है वो लॉन्ग टर्म मार्केट कहलाती है, यानी ये एक साल से अधिक के समय के लिए होती है। जो मॉनेटरी मार्केट होता है उसको रेगुलेट करता है, वो करता है आरबीआई। और जो कैपिटल मार्केट होती है उसको जो रेगुलेट करता है वो होता है सेबी। अब सेबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो ये मुद्रा मार्केट होती है यानी मुद्रा बाजार होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती ऑर्गेनाइज्ड, एक होती अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज को बोलते हैं संगठित, अनऑर्गेनाइज को बोलते हैं असंगठित। जो ऑर्गेनाइज होती है इसमें रूल्स और सेम फॉर ऑल, मतलब नियम सभी के लिए एक होते हैं। मतलब सभी को एक ब्याज रेट पे लोन मिलेगा, मतलब सबके लिए एक नियम होंगे जैसे बैंक्स। और जो असंगठित होती है ये रूल्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कोई इंसान किसी को जानने वाला है तो उसे कम इंटरेस्ट पे लोन देगा, अगर वो नहीं जानता उस इंसान को तो अधिक इंटरेस्ट पे लोन लेगा। तो इसका एग्जांपल होता है लोकल लैंडर्स, मतलब ऐसे साहूकार जो होते हैं। अब आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट के तहत 1934 में 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन द्वारा 1926 में या रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस और बैंकिंग इंस्पेक्शन कमीशन के सिफारिशों पर हुई थी। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 5 करोड़ के कैपिटल से हुई थी। और ये 5 करोड़ के कैपिटल थे, ये 100 रुपए के 5 लाख शेयर थे। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो मुंबई है। और जो पहले 1937 से जो पहले था वो था हेडक्वार्टर इसका, वो था कोलकाता में। आरबीआई बोर्ड दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑफिशियल, एक होता है नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आते हैं। जो गवर्नर होता है इनकी संख्या 1 होती है, जो डिप्टी गवर्नर होते हैं इनकी संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती है। और जो नॉन ऑफिशियल होता है उसमें 10 सदस्य वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, यानी गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और जो 2 सदस्य होते हैं वो वित्त मंत्रालय से होते हैं। और 4 सदस्य होते हैं वो आरबीआई के लोकल बोर्ड यानी स्थानीय बोर्ड से होते हैं। FSRASC इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट सर्च कमीशन। ये सेलेक्ट करता है गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को। जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ ऑल बैंक्स, मतलब सभी बैंकों को नियंत्रित करना। बैंक्स ऑफ ऑल बैंक, इसको बोलते हैं बैंक ऑफ ऑल बैंक्स, मतलब सभी बैंकों का ये बैंक होता है। इसी को बोलते हैं बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी को भारत सरकार का बैंक भी कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी भी यही करता है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का भी रेगुलेशन यही करता है। और इसका काम होता है करेंसी इश्यू करना। लेकिन 1 रुपए के नोट और क्वाइंस जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, यानी भारत सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं। उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव का साइन होता है। जो सभी क्वाइन होते हैं, ऑल क्वाइंस गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट जो करता है वो आरबीआई करता है। और आरबीआई का काम होता है बैंकों को लाइसेंस देना। 1993 में 10 बैंक को लाइसेंस दिया गया था। और 2003 और 2004 में यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को लाइसेंस मिला था। (1956) के पहले करेंसी प्रिंट करने का जो रूल था उसको बोलते थे प्रोपोर्शनल सिस्टम, यानी समानुपातिक प्रणाली। इसमें क्या होता था, अगर 100 करोड़ की नोट प्रिंट करनी है, मतलब 100 करोड़ रुपए को प्रिंट करना है, तो इसके लिए 60 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड रखना पड़ता था और 40 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ता था। लेकिन 1956 के बाद एक नई
प्रणाली आई जिसको बोलते हैं MRF। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम रिजर्व फंड सिस्टम। जैसे इसके लिए 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेक्स यानी फॉरेन करेंसी रखनी होती है। और इसके बाद ये RBI चाहे तो अनलिमिटेड नोट छाप सकती है, लेकिन वो अनलिमिटेड नोट नहीं छापती है, क्योंकि अगर वो अनलिमिटेड नोट छापेगी जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा और वही हाल होगा जो वेनेजुएला का हुआ था। इसलिए कभी भी RBI अनलिमिटेड नोट नहीं छापती है, वो जरूरत के अनुसार ही नोटों को प्रिंट करती है। MPC, अब देखते हैं ये क्या होता है। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करना, यानी क्रेडिट कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं, साख नियंत्रण। ये क्या करता है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर जैसे इन्फ्लेशन होगा तो बैंक जो RBI होगा, RBI की MPC जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो कैसे, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसी पॉलिसी तैयार करेगी, वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करेगी, यानी सारी ब्याज दर बढ़ा देगी जिससे लोगों के पास कम पैसा हो। जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक में मनी की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर डिफ्लेशन की स्थिति है तो उसमें क्या करेगी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, यानी सारी दरें घटा देगी जिससे लोगों के पास पैसा हो जाए। देखते हैं, अब देखते हैं क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है। ये दो प्रकार से होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव कंट्रोल, एक होता है क्वालिटेटिव कंट्रोल, मतलब यानी मात्रात्मक नियंत्रण और गुणात्मक नियंत्रण। अब पहले देखते हैं मात्रात्मक नियंत्रण। इसमें क्या होता है, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं LAF, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और एक होता है MSF, एक होता है MCLR, एक होता है BPLR। अब जान लेते हैं ये सब होता क्या है। CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जैसे कोई कमर्शियल बैंक है, उसका टोटल कैश है, तो इसके अपने टोटल कैश का कुछ परसेंट RBI के पास रखना होता है, इसी को बोलते हैं CRR। और ये कितना है, 4% है। यानी सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल कैश का 4% RBI के पास रखना होता है, इसी को बोलते हैं CRR। अब देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। RBI कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी रखने पर जिस रेट पर लोन देती है वो क्या कहलाती है, रेपो रेट। जैसे RBI है या ये कोई कमर्शियल बैंक है, तो यहाँ ये इसको कुछ सिक्योरिटी रखेगी और ये किसी को कुछ लोन देगी, और ये लोन कितने समय के लिए देगी, 14 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म लोन होता है। और जो इस पे ब्याज लगता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये उसी का जस्ट उल्टा होता है। कमर्शियल बैंक RBI को सिक्योरिटी रखने पर जिस रेट पर लोन देता है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेट। जैसे ये RBI कमर्शियल बैंक है, RBI यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज रखेगी और कमर्शियल बैंक जिस रेट पे इसको लोन देगा उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। अब देखते हैं SLR क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, यानी कमर्शियल बैंक कोई है, इसके कुल जितनी संपत्ति होगी, टोटल जितनी संपत्ति होगी, उसका कुछ परसेंट से खुद रखना होता है, इसी को बोलते हैं SLR। अब देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। RBI जो होती है वो कमर्शियल बैंक को बिना कोई सिक्योरिटी रखे हुए 14 दिन से अधिक समय के लिए जब लोन देती है, जो वो जिस रेट पे देती है उसको बोलते हैं बैंक रेट, जो ये हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है। यानी बैंक रेट जो होता है वो रेपो रेट होगा और प्लस 0.5% या 1% होगा। अब देखते हैं MSF क्या होता है। इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये इसे बोलते हैं ओवर द नाइट लोन। इसमें जो होता है मिनिमम राशि होती है 1 करोड़ होती है, इतना मिनिमम लेना ही होता है, एक्सेप्ट सैटरडे को छोड़कर ये हर दिन मिलती है। इसकी मैक्स लिमिट जो होती है वो होती 1% ऑफ SLR, मतलब बैंक अपने SLR का 1% अधिकतम ले सकता है। इसका मैक्स ड्यूरेशन जो होता है 14 दिन का होता है और MSF रेट जो होता है वो बैंक रेट के बराबर होता है। अब देखते हैं BPLR क्या होता है। इसको बोलते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। जब बैंक अपने प्राइम कस्टमर को कम इंटरेस्ट पर लोन दे तो इसको क्या बोलते हैं, BPLR। मतलब बैंक अपने प्राइम कस्टमर, मतलब जैसे अंबानी है, अगर बैंक कोई उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन दे तो उसको क्या बोलेंगे, BPLR। लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। अब देखते OMO यानी ओपन मार्केट
ऑपरेशन। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करे और इकोनॉमी के में लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल करे। मतलब यदि अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करेगी, लेकिन अगर डिफ्लेशन की स्थिति है तो क्या करेगी, आरबीआई अपने गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज करेगी। इस प्रकार वो इकोनॉमी में लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल करती है। इसी को बोलते हैं ओएमओ। इसे क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अब देखते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल क्या होता है। पहला इसमें होता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। लोन की डाउन पेमेंट या ईएमआई को घटाना या बढ़ाना इसका काम होता है। जैसे 10 लाख की कार है कोई, इसकी डाउन पेमेंट 20% है, मतलब 20% इसका दे कोई इंसान और उसका 80% लोन हो जाएगा, यानी वो 2 लाख दे कैश और 8 लाख लोन हो जाता है, मतलब 2 लाख डाउन पेमेंट है उसका। तो इसके लिए मान लीजिए कोई कार है, उसका रेट 10 लाख है और उसको लेने के लिए बहुत ज्यादा लोग आ जाए, कंपनी में उतना उत्पादन नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगी, जो लोन रेट है वो 20% भाग 40% दे देगी। अब ये हो जाएगा जिसके 4 लाख है वही उस गाड़ी 4 लाख का जो कैश पेमेंट दे सकता है वही उस गाड़ी को खरीद पाएगा, क्योंकि 6 लाख फिर उसे लोन मिलेगा केवल, यानी डाउन पेमेंट को बढ़ा देगी वो। तो ये कौन करता है, ये करता है आरबीआई। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। अब देखते हैं पीएसएल क्या होता है। इसको और भी बोलते हैं एक नाम से क्रेडिट रेशनिंग। पीएसएल का फुल फॉर्म होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब पीएसएल को दिए जाने वाले लोन की क्वांटिटी निर्धारित करना। मतलब पब्लिक सेक्टर लोन जो होते हैं, जैसे इसमें होता है प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे पब्लिक सेक्टर के लिए 40% फिक्स कर दिया गया है, जिसमें क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, मिल्क सेक्टर, एजुकेशन और आदि। इसमें एग्रीकल्चर के लिए 18% फिक्स है। इसमें भी एग्रीकल्चर को 18% लोन करना ही होता है कृषि के लिए। अब देखते हैं एलटीवी क्या होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब एग्रीकल्चर लैंड पे ऐसे ये आरबीआई डिसाइड करती है, जैसे कुल जितनी संपत्ति उसका कितना % लोन मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है अगर तो उसका 80% लोन मिलेगा, गोल्ड है तो उसका 60% लोन मिलेगा, जितना गोल्ड होगा जितने रुपए का उसका 60% तक लोन मिलता है। हाउस है तो जितनी संपत्ति का हाउस है उसका 70% तक ही लोन मिल पाएगा। ये कौन डिसाइड करता है, ये भी आरबीआई डिसाइड करती है। और एक होता है मोरल सुवेशन, इसे बोलते हैं नैतिक दबाव हिंदी में। आरबीआई कमर्शियल बैंक पर रूल्स को फॉलो करने के लिए नैतिक दबाव डालती है, इसे बोलते हैं मोरल सुवेशन। हम देखते हैं डायरेक्ट एक्शन क्या होता है। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत आरबीआई कमर्शियल बैंक्स पर पेनाल्टी लगाती है। अगर कोई बैंक अपना एसएलआर मेंटेन नहीं कर रहा है या सीआरआर मेंटेन नहीं कर रहा है तो बैंक उस पर पेनाल्टी लगाती है। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई की 3 कंपनी होती है। एक होती डीआईसीजीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका कार्य क्या होता है, बैंक के अकाउंट में जमा पैसों को इंश्योर करती है। अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो बैंक उसको फिर मैक्स 1 लाख तक पे करती है। जिसके जो अकाउंट होते हैं वहां पे उन लोग को 1 लाख तक पे किया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई की द्वारा, किस कंपनी द्वारा, डीआईसीजीसी के द्वारा। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉरेन के बैंक्स के पैसों को इंश्योर नहीं करती है। किस किस को इंश्योर नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉरेन बैंक्स के पैसों को इंश्योर नहीं करती है। अब देखते हैं बीआरपीएनएमपी क्या होता है। इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका काम क्या होता है, नोट प्रिंटिंग करना। और ये कहाँ कहाँ होता है, साल्बोनी यानी पश्चिम बंगाल में और मैसूर यानी कर्नाटक में। एक होता है एनएचपी नेशनल हाउसिंग बैंक। ये किसको रेगुलेट करता है, ये करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। इसका काम क्या होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के प्रिंटिंग प्रेस देख लेते हैं। एक है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ये कहाँ पे, नासिक में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये कहाँ पे, हैदराबाद में। करेंसी नोट प्रेस ये कहाँ पे, नासिक में यानी महाराष्ट्र में। और ये किस किस रुपए के नोट छापती है, 10, 50, 100, 200, 500, 2000। फिर देख चौथा है बैंक नोट प्रेस, ये कहाँ पे, देवास में। ये कहाँ, एमपी में।
ये किस किस नोट को छापती? 20, 50, 100 और 500 के। और सिक्योरिटी पेपर मिल ये कहाँ है? ये होशंगाबाद में। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। टकसाल यानी क्वाइंस। कॉइन कहाँ बनता है? नोएडा में, कोलकाता में, मुंबई में, हैदराबाद में। अब देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 4 बैंकों की स्थापना की गई थी। 1770 में किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। 1806 में किया गया था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना। 1840 में किया गया था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना। 1843 में किया गया था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। फिर इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया 1921 में, और इसको क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में इसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया। किसकी सिफारिश पे? गोरेवाला कमीशन की सिफारिश पर। इंपीरियल बैंक ही 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। फिर 1959 में एसबीआई जो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो 60 एसोसिएट बैंक के साथ मर्ज हुआ। और फिर 2006 में एसबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया। कब खरीदा एसबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 2006 में। 2009 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई के साथ हुआ। सौराष्ट्र का विलय कब हुआ? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय कब हुआ एसबीआई के साथ? 2009 में। और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज हुआ एसबीआई के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर कब मर्ज हुआ? 2010 में। और 2017 में एसबीआई के 5 एसोसिएट मर्ज हुए। और भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन है? एसबीआई है। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक एसबीआई है। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1882 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। और ये जो बैंक था, पहला बैंक था जो भारतीयों द्वारा संचालित था। 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई। और पीएनबी एक ऐसा बैंक था जो भारतीय पूंजी द्वारा संचालित पहला बैंक था। और इसमें के स्थापना में योगदान किसका था? लाला लाजपत राय का। और 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1906 में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? 1908 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? जिसकी कैपिटल 50 करोड़ से अधिक थी। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? जिसकी कैपिटल 200 से अधिक थी, 200 करोड़ से अधिक थी। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ पीएनबी के साथ। न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी कब मर्ज हुआ? 1993 में। 2009 और 10 में आईडीबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आईडीबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 2009 और 10 में। फिर 19 नवंबर 2013 को महिला भारतीय बैंक स्टार्ट हुआ। और कितने पेड अप कैपिटल के साथ? 1000 करोड़ के साथ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसकी फर्स्ट चेयरमैन कौन थी? उषा अनंता सुब्रमण्यम। और ये किसके साथ मर्ज हुआ? ये एसबीआई के साथ मर्ज हुआ। अब देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका उद्देश्य होता है धन कमाना, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? कोऑपरेटिव एक्टिविटीज को बढ़ावा देना और प्राइमरी सेक्टर और वीकर सेक्शन को डेप्ट अवेलेबल कराना। और उसमें भी 60% प्राइमरी सेक्टर के लिए और 25% वीकर सेक्शन के लिए। इसका फंक्शन एरिया क्या होता है? स्टेट होता है। जो ये कोऑपरेटिव बैंक होता है ये किस एक्ट के तहत गठित हुआ? ये स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के तहत गठित हुआ। और फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक का नाम क्या था? अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक। और सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक इंडिया के किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है 3 टियर का होता है। एक होता है विलेज लेवल पे जिसको बोलते हैं पीएसीएस, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और दूसरा जो होता है डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोलते हैं सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और तीसरा होता है स्टेट या बोलते हैं इसको अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। ये तीन टियर पे होता है। पहले टियर पे होता है विलेज लेवल, दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट पे, तीसरा होता है स्टेट पे। अब आरआरबी के बारे में पढ़ते हैं। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। और ये जो बना था ये नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। और कब बना था? 2 अक्टूबर 1975 को।
और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास। पहली बार 5 जगह खोला गया था। कहाँ कहाँ? मुरादाबाद, गोरखपुर, जयपुर, मालदा, मालदा जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और भिवानी। और जो फर्स्ट आरआरबी था उसका क्या नाम था? प्रथमा बैंक। और टोटल नंबर ऑफ आरआरबी जो भारत में वो 56 है। 1987 के बाद इंडिया ने कोई भी आरआरबी नहीं खोला है। और जो इसकी कैपिटल होती है उसमें सेंटर का योगदान 50% होता है, स्टेट का 15%, स्पॉन्सर जो प्रमोटर बैंक होते हैं जिसको खोलते हैं उसका योगदान 35% होता है। और जो सबसे अधिक कंट्री में किस बैंक की ब्रांच है वो है एसबीआई की ब्रांच। ये पहला जो खोला था इसने वो चाइना में खोला था पहली ब्रांच अपनी एसबीआई ने। सबसे ज्यादा कंट्री में किस बैंक की ब्रांच है? एसबीआई की। और विदेशों में सबसे ज्यादा ब्रांचों वाला कौन सा बैंक है? तो वो है बीओबी। 20 देशों में इसकी 80 ब्रांच है। मतलब सबसे अधिक ज्यादा ब्रांच किसी भी देश में वो है बीओबी की, लेकिन सबसे ज्यादा देशों में कौन सा बैंक है? वो है एसबीआई। भारत में सबसे ज्यादा किस फॉरेन बैंक का ब्रांच है? वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये कहाँ का बैंक है? यूके का। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन बैंक का ब्रांच किसका है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और ये कहाँ का बैंक है? यूके का। इस्लामिक बैंक जो था वो सबसे पहले इंडिया में केरला में आया खुला था। और एचएसबीसी का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में है। एचएसबीसी का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में। और एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग संघाई बैंक कारपोरेशन। सिटी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है यूएसए में। विश्व में सबसे पहला क्रेडिट कार्ड किसने खोला था? वो खोला था बैंक ऑफ अमेरिका ने 1962 में। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किसने खोला? बैंक ऑफ अमेरिका ने। और स्मार्ट मनी किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी कहते हैं। स्मार्ट मनी किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को। और एटीएम और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं। इस सबको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। और सीबीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। जो एटीएम के पीछे सीबीबी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहला क्रेडिट कार्ड इंडिया में इशू किया था। इंडिया में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किसने इशू किया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडिया में। और फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। इंडिया का पहला बैंक जिसने इंटरनेट फैसिलिटी की सेवा को उपलब्ध किया वो कौन सा था? वो था आईसीआईसी बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग, ऐसा कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक था इसने इंटरनेट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया? वो कौन सा था? पीएनबी। और फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड वो कौन था? एसबीआई। पहला बैंक जिसने म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया वो कौन था? एसबीआई। फर्स्ट बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया, ऐसा कौन सा बैंक था जिसने सबसे पहले इंडिया से बाहर ब्रांच खोली? वो किसने खोली थी? बैंक ऑफ इंडिया ने 1946 में। कहाँ खोली थी? लंदन में खोली थी। पहला बैंक जिसने इंडिया के बाहर पहली ब्रांच खोली उसका क्या नाम था? बैंक ऑफ इंडिया। और कब खोली? 1946 में। और कहाँ पे खोली थी? लंदन में। फर्स्ट बैंक टू इंस्टॉल एटीएम, पहला बैंक जिसने एटीएम को इंस्टॉल किया वो कौन था? एचएसबीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग संघाई बैंक कारपोरेशन। और एचएसबीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। अब बैंकिंग टर्म से कुछ संबंधित बैंकिंग टर्म देख लेते हैं, कुछ उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। नेफ्ट, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एमएमआईडी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ये कोर बैंकिंग क्या होती है? ये होती है कई सारे बैंक्स के सर्वर को एक दूसरे से जोड़ने की फैसिलिटी, इसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग फैसिलिटी। ये मतलब इंडिया में फिनाकल सॉफ्टवेयर है जो इन्फोसिस द्वारा बनाया था, इसी से सारे बैंक कनेक्ट किए जाते हैं, इसी के सर्वर के द्वारा। इंडिया में ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन का काम कौन करता है? फिनाकल सॉफ्टवेयर। और ये किसके द्वारा बनाया गया? इन्फोसिस द्वारा। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनएफएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच।
IMPC का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IFSC कोड जो होता है, जो बैंकों का IFSC कोड आप लोग देखते होंगे, वो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब देख लेते हैं दो टर्म, एक होता है चीप मनी, एक होता है डियर मनी। वह मनी जो लो इंटरेस्ट पे मिले उसको क्या बोलते हैं, चीप मनी। और डियर मनी किसे बोलते हैं, वह मनी जो हाई इंटरेस्ट पे मिले वो क्या कहलाती है, डियर मनी। इसका एग्जाम्पल होता है कार लोन, हाउसिंग, ये सब महंगी इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं। ये कैसी मनी है, डियर मनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी आती है। एक है नरसिम्हा कमेटी, ये किससे संबंधित है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से, मतलब बैंकिंग सेक्टर के सुधार से संबंधित है। एक है एबिड हुसैन कमेटी, ये किससे संबंधित है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सुधार से संबंधित है। और एक है चलैया कमेटी, ये किससे संबंधित है, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है। एक है कलकर कमेटी, ये किससे संबंधित है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। एक है वांचो कमेटी, ये किससे संबंधित है, टैक्स इंक्वायरी से। एक है रेखी कमेटी, ये किससे संबंधित है, स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एक है मल्होत्रा कमेटी, ये किससे संबंधित है, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म से। एक है राजेंद्र सच्चर कमीशन, ये किससे संबंधित है, मुस्लिम के एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल स्टेटस के रिपोर्ट के लिए है ये। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।